दिल्ली शराब घोटाले केस में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। सीबीआई ने कोर्ट से कहा फिलहाल सिसोदिया से नहीं करनी है पूछताछ, लेकिन 15 दिनों के अंदर फिर करनी पड़ सकती है पूछताछ की जरूरत। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर पहुंची सीबीआई। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई कर रही है राबड़ी देवी से पूछताछ। मामले में 15 मार्च को राबड़ी, लालू यादव और मीसा यादव की है पेशी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर फिर बोला हमला। कहा राहुल गांधी विवादों की बन गए हैं आंधी। साथ ही कहा राहुल ने विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने का लिया ठेका। देश में इलाज को किफायती बनाना सरकार की प्राथमिकता। स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान से जुड़े पोस्ट बजट वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा भारत की विदेशों पर निर्भरता कम करने की सरकार की है पूरी कोशिश। देश में इलाज को किफायती बनाना सरकार की प्राथमिकता का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। कहा स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान से जुड़े पोस्ट बजट वेबिनार को पीएम मोदी ने संबोधित किया। तो ये इस वक्त की तमाम हेडलाइंस थी। आगे बढ़ते हैं और खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। और सबसे पहले बात खबर दिल्ली से जुड़ी खबर की करते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को सिसोदिया को सीबीआई के रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि फिलहाल उसे और पूछताछ नहीं करनी है, लेकिन अगले 15 दिन में फिर से पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है। वहीं सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने मनीष सिसोदिया पर हमला बोलते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया की होली तिहाड़ जेल में बनेगी। दिल्ली के साथ हुई लूट और भ्रष्टाचार का न्याय होना अब शुरू हो गया है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल जा चुके हैं और उनके आका भी बहुत जल्द उनके साथ होंगे। सिसोदिया जी की होली तिहाड़ में मनेगी और ये दिल्ली के साथ जो लूट की गई, दिल्ली को जो धोखा दिया गया, उसके इंसाफ की प्रक्रिया शुरू हुई है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अब इस कानूनी कार्रवाई को गंभीरता से लेना चाहिए। जिस प्रकार का बचपना वो कर रहे हैं, तमाशा करके, सड़कों पे हंगामा करके, वो बंद करके कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अपनी गति को प्राप्त हो चुके हैं और इनके जो आकाएं जिन्होंने ये सब भ्रष्टाचार करवाया है, वो भी बहुत जल्द उसी जगह पहुंचेंगे जहां पे मनीष और सत्येंद्र जैन है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार खत्म करने का जो संकल्प लिया है, भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, वो परेशान हो रहे हैं। आज हम सिर्फ दिल्ली की 70 विधानसभाओं पे बुराई पे अच्छाई का विजय का त्योहार मना रहे हैं और आज दिल्ली की सबसे बड़ी जो बुराई है वो भ्रष्टाचार है, शराब का घोटाला है, जिसके प्रतीक ये तीनों है। इसलिए इनका पुतला फूंका जा रहा है और धीरे धीरे वो समय भी दूर नहीं है जब दिल्ली में सही मायनों में एक अच्छा शासन आएगा और इस भ्रष्टाचार से दिल्ली को मुक्ति मिलेगी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई के अनुसार जमीन के बदले नौकरी मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार सुबह 10:30 बजे सीबीआई के 3-4 अधिकारी 10 सर्कुलर रोड पहुंचे और अनुमति लेकर उनके घर गए। फिलहाल राबड़ी देवी से पूछताछ जारी है। इसी के साथ लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लौटे लालू यादव फिलहाल दिल्ली में है। गौरतलब है कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के घोटाले के मामले में दिल्ली की अदालत ने 15 मार्च को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह समन जारी किया है।
चार्जशीट में सीबीआई ने लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपित बनाया है। सीबीआई का आरोप है कि साल 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू परिवार को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के बदले लोगों द्वारा तोहफे में या कम दाम में जमीन दी गई। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। केंद्र सरकार जल्द ही देश भर से 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य सहायता और आपातकालीन प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने जा रही है। 3 स्तरीय संरचना की मदद से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चिकित्सा की दृष्टि से तीर्थयात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सहायता मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात के बाद ये बात कही है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कठिन मार्ग के साथ तीर्थयात्रियों के सामने आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों और पिछले कुछ महीनों में स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों जैसे स्ट्रोक आदि के कारण होने वाली तीर्थयात्रियों की मौत की जानकारी दी। मांडविया ने कहा कि आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य आपातकालीन बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अग्रिम एम्बुलेंस और स्ट्रोक वैन के एक मजबूत नेटवर्क की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि स्ट्रोक प्रबंधन और उपचार स्वास्थ्य सुविधा के रास्ते में शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि ये एम्बुलेंस यात्रा मार्ग के विभिन्न बिंदुओं पर तैनात रहेंगी। देश भर के मेडिकल कॉलेजों के पीजी छात्रों को मजबूत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से के रूप में तैनात करने का प्रस्ताव है। यह अनुभव पीजी छात्रों के लिए एक कौशल और क्षमता निर्माण अभ्यास के रूप में भी काम करेगा। इसके अलावा यात्रा के ऊंचे इलाकों में आपातकालीन दवाएं मुहैया कराने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में एम्स ऋषिकेश ने दवाइयां देने और लेने के लिए ड्रोन सेवा शुरू की है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने आज विज्ञान भवन में फार्मा अन्वेषण सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने वन स्टॉप नॉन स्टॉप ऑनलाइन डिजिटल जॉब पोर्टल लॉन्च किया। इस मौके पर इंडस्ट्री और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये सम्मेलन इंडस्ट्री और एकेडमी को एक साथ लाने के मकसद से किया गया ताकि छात्रों और शिक्षकों को इंडस्ट्री में अच्छा प्रशिक्षण मिल सके। इस मौके पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि भारत आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। कोरोना काल में हमने देखा कि फार्मा सेक्टर ने सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने फार्मासिस्ट से आह्वान किया कि वे लोगों को एंटीबायोटिक के बारे में जागरूक करें। इस मौके पर आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि सबको स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ सस्ती इलाज भी मिलना चाहिए। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर विदेशी राजदूतों ने भी होली महोत्सव में हिस्सा लिया। पारंपरिक फाग के गीतों से आत्मविभोर विदेशी राजदूत झूमने पर मजबूर हो गए। सभी ने फूलों और प्राकृतिक रंगों के साथ होली का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर मीनाक्षी लेखी ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली सामाजिक समरसता और प्रेम का त्योहार है। G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरे विश्व में स्थापित कर रहा है। होली के रंग में सभी एक हो जाते हैं। भी उत्सव है वो उसमें बहुत गहरा संदेश रहता है और होली जैसे बाकी उत्सव है उसी की तरह इसी का भी कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और साथ में सब लोगों को पता चले देश की सभ्यता संस्कृति के बारे में। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अरेंज किया गया है ताकि सबको मेलजोल के साथ ही उनको भारत की सभ्यता संस्कृति का भी पता चले। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विदेशी राजदूतों के लिए यह अविस्मरणीय पल रहा। उन्होंने कहा कि यह प्रेम और उमंग का त्योहार है जिसे अनुभव कर वे उत्साहित महसूस कर रहे हैं। Beautiful holiday and it's a feast of happiness, of love, of friendship, of getting together. मुझे होली बहुत पसंद feast है क्योंकि होली प्यार का feast है। हमारा तो ये ओनरशिप होता है ना, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने नेपाल में मिस किया तो यहाँ हो रहा है, यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, सब लोग मनाते हैं, बहुत अच्छे है। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
देश की अग्रणी महिला वैज्ञानिकों में शामिल है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा यादव, देश की पहली BSL-4 लैब की प्रमुख, SARS-CoV-2 वायरस के पृथक्करण में निभाई अहम भूमिका, कोवैक्सीन बनाने वाली टीम का किया नेतृत्व, जिसमें शामिल थी 70% महिला वैज्ञानिक। भारत भाग्य विधाता पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर प्रज्ञा यादव। आज इस लैब को मैं लीड करती हूँ। हमारे देश की सबसे इम्पोर्टेंट लैब है, अपेक्स फैसिलिटी है देश की, और उसमें 70% महिलाएं काम करती हैं। एक बहुत ही छोटी जगह से आने वाली एक लड़की हमारे देश में जब एक इतनी बड़ी लैब की साइंटिस्ट बन सकती है और रिसर्च को इतना आगे लेके जा सकती है, तो मैं आज बहुत ही भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा समय है आप सभी लोगों के लिए। आप अपनी पूरी कोशिश करिए। और अब सीधे रुख करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की तरफ। गुजरात रोजगार मेले को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार जी साथियों, चारों तरफ होली के त्योहार की गूंज सुनाई दे रही है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। आज के इस आयोजन से हजारों परिवारों की होली के इस महत्वपूर्ण त्योहार की खुशी कई गुना बढ़ गई है। कुछ ही समय के भीतर गुजरात में दूसरी बार रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई और उनकी पूरी टीम को इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, युवाओं को अवसर देने और देश के विकास में उनके सामर्थ्य का उपयोग करने की दिशा में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की, हम सबकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुझे खुशी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के सभी विभाग और एनडीए की राज्य सरकारें लगातार काम कर रही हैं। केंद्र सरकार के अलावा अब एनडीए के शासन वाले 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगातार रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और उनके परिवार के सुख समृद्धि के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि नई जिम्मेदारी संभालने वाले युवा पूरी लगन और निष्ठा के साथ अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। साथियों, पिछले 5 वर्षों में गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को राज्य सरकार की नौकरी मिली है। सरकारी नौकरी के अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए भी बीते वर्षों में गुजरात में करीब 18 लाख युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। गुजरात सरकार ने तो भर्ती कैलेंडर बनाकर तय समय के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष 25,000 से ज्यादा युवाओं को राज्य सरकार में नौकरी देने की तैयारी की है। गुजरात सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। इसके लिए अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित किए गए हैं।
साथियों, अलग अलग सेक्टर में भाजपा सरकार के प्रयासों ने युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए केंद्र सरकार ने एक ठोस रणनीति पर काम किया है। हमारा फोकस रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं के माध्यम से अधिकतम रोजगार बढ़ाने पर। हमारा फोकस रहा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर के रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। हमारा फोकस रहा स्वरोजगार के लिए देश में सही वातावरण बनाने और नौजवानों को बिना गारंटी आर्थिक मदद देने पर। हमारा फोकस रहा बदलते हुए नेचर ऑफ जॉब्स के मुताबिक युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर। साथियों, जब विकास का पहिया तेज गति से चलता है तो हर सेक्टर में रोजगार का सृजन होने लगता है। आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अन्य सेक्टर में विकास की परियोजनाओं में लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सिर्फ गुजरात में ही केंद्र सरकार के 1.25 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाखों करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट लाखों रोजगार भी पैदा कर रहा है। साथियों, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि आने वाले वर्षों में भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इसमें तो गुजरात की बड़ी भूमिका है। भारत में होने वाली इस क्रांति का नेतृत्व आप जैसे युवा ही करेंगे। अब जैसे गुजरात के दाहोद में हमारा आदिवासी क्षेत्र है, एक प्रकार से पिछड़े इलाकों में है, वहां पर 20,000 करोड़ के निवेश से रेल इंजन का फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। गुजरात सेमीकंडक्टर का भी बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। ये सारे प्रयास भी गुजरात में रोजगार के हजारों नए मौके बनाएंगे। साथियों, आज सरकार विकास की जिस होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है, उससे भी बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। पॉलिसी लेवल पर हम महत्वपूर्ण बदलावों ने, ये जो नए बदलाव हुए हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जिसमें स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आज देश में 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और वो भी टियर 2, टियर 3 सिटी में हो रहे हैं। इससे रोजगार के नए अवसर तो बन ही रहे हैं, साथ ही लाखों युवा स्वरोजगार के लिए प्रेरित भी हो रहे हैं। सरकार इन्हें बिना बैंक गारंटी आर्थिक मदद दे रही है। मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना से भी स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर करोड़ों महिलाएं अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो रही है, पूरे परिवार की आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व कर रही है। सरकार इन महिलाओं को सैकड़ों करोड़ रुपयों की आर्थिक मदद भी दे रही है। साथियों, देश में बन रही नई संभावनाओं के लिए बड़े पैमाने पर स्किल्ड मैन पावर तैयार करने की जरूरत है। युवाओं के स्किल की ताकत से ही भारत
दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। हमारा प्रयास है कि स्किल डेवलपमेंट का फायदा समाज के हर वर्ग को मिले। इसमें हमारे दलित भाई बहन हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारा वंचित वर्ग हो, हमारी माताएं बहनें हो, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को भी प्राथमिकता दी जा रही है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे। यहां युवाओं को न्यू एज टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए छोटे कारीगरों को ट्रेनिंग देने के साथ उन्हें एमएसएमई से भी जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को वर्ल्ड मार्केट तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। हम बदलती हुई नेचर ऑफ जॉब्स के लिए भी अपने युवाओं को लगातार तैयार कर रहे हैं। इस काम में हमारी आईटीआई बड़ी भूमिका निभा रही है। गुजरात में आईटीआई और उसकी सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आज करीब 600 आईटीआई में अकेले गुजरात में 2 लाख सीटों पर अलग अलग स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार अपडेट किया गया है। मुझे खुशी है कि गुजरात में आईटीआई का प्लेसमेंट काफी अच्छा हुआ है। साथियों, हमारा फोकस रोजगार सृजन के हर उस अवसर को विकसित करने पर भी है जिस पर दुर्भाग्य से आजादी के बाद जितना ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। बजट में 50 नए पर्यटन केंद्र विकसित करने की घोषणा की गई है। जैसे हमारे केवड़िया एकता नगर में यूनिटी मॉल है, वैसे ही हर राज्य में यूनिटी मॉल तैयार करने का ऐलान किया गया है। इनमें देश भर के यूनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। इन प्रयासों से लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इसके अलावा एकलव्य स्कूल में भी करीब 40,000 टीचरों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। साथियों, आप सबको गुजरात सरकार के साथ जुड़कर सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये स्वाभाविक है कि ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए उत्सव का क्षण है। लेकिन साथियों, आप एक बात जरूर याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है। जीवन की एक नई यात्रा का आरंभ है। अगर आप सरकारी नौकरी पा लेने को ही अपना लक्ष्य मानकर बैठ जाएंगे तो आपका अपना व्यक्तिगत विकास रुक जाएगा। जिस मेहनत और लगन ने आपको यहां तक पहुंचाया है उसमें कभी भी विराम मत आने देना, उसे आगे भी जारी रखना है। कुछ नया सीखने की ललक जीवन भर आपको आगे बढ़ने में मदद करती रहेगी। आपकी पोस्टिंग जहां भी हो वहां अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता बढ़ाने पर, अपना ज्ञानवर्धन करने पर आप जितना ध्यान देंगे आपका तो लाभ होगा ही होगा, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का भी लाभ होगा। हमारा प्रयास है कि हर सरकारी कर्मचारी को
बेहतर ट्रेनिंग मिले। इस दिशा में हमने कर्मयोगी भारत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर मौजूद विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज का अधिक से अधिक लाभ जरूर उठाइए और मुझे पक्का विश्वास है कि निरंतर अध्ययन ये आपकी प्रगति का बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। साथियों, एक बार फिर आपको, आपके परिवारजन को इस शुभ शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब मेरे गुजरात के भाइयों बहनों को भी होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे थे। गुजरात में रोजगार मेला के मौके पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकारी नौकरी पा लेना एक अपने आप में पड़ाव है, बल्कि जिन भी लोगों को नौकरी मिली है उस दिशा में उनको अपना कैपेसिटी बढ़ाते रहने की भी ज़रूरत है। और इस प्रकार के रोजगार मेला के माध्यम से देश भर में तमाम प्रकार के रोजगारों के अवसर पैदा करने, लोगों को नौकरी देने का जो जिक्र पीएम मोदी ने किया था उसको आगे बढ़ाते हुए आज की इस कड़ी और इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।